सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत क्लियरिटी के साथ कुछ चीज़ें आज पाकिस्तानी कौम को ही नहीं बल्कि पीडीएम के तमाम रहनुमाओं को बहुत खुलकर बता दी। पहले तो पाकिस्तान में जो कोरोना की वजह से, अब तीसरी लहर की वजह से जो एक माहौल बना हुआ है, उन्होंने तय किया है कि पिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी किया जा रहा है भुट्टो साहब की बरसी से मुतालिक, और उसके लिए अब कोई और तकरीब होगी तो उसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये थी कि जो किस तरीके से अपोजिशन लीडर सेनेट में चंद घंटों में बनाया गया, जिसके ऊपर एक तनाव दोनों पार्टीज़ के दरमियान आ गया, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। उन्होंने बहुत खुल के कहा यह हमारा हक था, अगर आप हमें फ़ोन करते, हमसे बात करते तो हम देख सकते थे, लेकिन आपके कैंडिडेट के मुतनाज़ा होने की वजह से सब कुछ हुआ। अब पीडीएम का जो बड़ा और भारी सिनेरियो जिसे कहते हैं वो राउंड गुजर गया। अगला वाला राउंड एहतजाज वाले राउंड के अंदर नहीं जा रहे, इस्तीफे वाले राउंड के अंदर नहीं जा रहे। पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है या बिखर रहा है। अगली जिसे कहते हैं चाल, सियासी चाल जरदारी साहब की क्या होगी। आज बार बार बिलावल साहब ने, प्रेसिडेंट साहब नहीं कहा जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे वालिद, मेरे वालिद, मेरे वालिद और मेरे वालिद। तो मेरे वालिद जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया। अब सिनेरियो आगे जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून वाले पानी पिएं और ठंडी ठंडी सांसें लें और इस तरह का रवैया अख्तियार ना करें जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो, हम मिलकर साथ चलें और हुकूमत को नुकसान पहुँचाएँ। अब ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के अंदर ज़्यादा वज़न है। लेकिन पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त्म नहीं हुए हैं। मेरा ख्याल है इसमें इजाफा हुआ है। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के एमएनए खेल दास कोहिस्तानी साहब भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग और पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खेल दास, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत खुल के कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले ठंडा ठंडा पानी पिए और गहरी गहरी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें लें। ये पीडीएम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो हो गई हैं, आप अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसले लिए, ख़ास तौर पे कल के जो अपोजिशन लीडर बनाया सेनेट में यूसुफ गिलानी साहब को, ये मुतनाज़ा मामला है, इसके ऊपर एतराज़ात हैं मुस्लिम लीग नून को, खुसूसन पीडीएम अब इस इजलास के अंदर डिस्कस करेगी या ये बात हो गई, रात गई, बात गई, अब आगे बढ़ते हैं? फैसल भाई देखें, बात ये कि बतौर सियासी वर्कर मुझे पीपल्स पार्टी के इस अमल से जो खुद वज़ीर आज़म को सिलेक्ट कहते थे, फिर जो संजरानी साहब दूसरी दफ़ा सिलेक्ट हुए उसको भी सिलेक्ट करते थे, वही काम उन्होंने खुद सिलेक्ट होकर कर लिया। तो पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो अमल है, मुझे बतौर सियासी वर्कर बड़ा अफसोस है पीपल्स पार्टी के इस अमल से, मगर मुझे फ़ख्र है अपने कायद नवाज शरीफ पे, मरीम नवाज साहिबा पे, अपनी पार्टी पे कि जो हमारा मौक़िफ़ था, जो हमारा बयान है, हम उस पर डट के खड़े हैं और हम दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी समझती है, जिस तरह ये बिलावल साहब कह रहे थे कि पंजाब में ना उस तब्दीली हो, ये इनकी कोशिश थी, शायद जरदारी साहब पे कोई भारी था और ये फैसला उन्होंने पीडीएम के थ्रू करवाना चाहते थे, उसके लिए वो भागदौड़ भी कर रहे थे। पीएमएल को भी सेनेट के चेयरमैन वाले मामले के ऊपर जो आपका कैंडिडेट है उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुल के बड़ी तफसील से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपने ऐसा कैंडिडेट क्यों रखा जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सारी कौम ऐसा सोच रही थी कि ये कैंडिडेट क्यों? इससे तो वो सारे जख्म ताज़ा हो रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले। ऐसा कैंडिडेट क्यों, तारड़ साहब को क्यों लेकर आए? कोई ऐसा कैंडिडेट ला सकते थे जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को ये मौका ना मिलता? देखें, आजम नज़ीर तारड़ ने ना तो जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नॉमिनेट किया था, चौधरी बरादरान मुशर्रफ को रेड कारपेट पे हमने नहीं भेजा था। चौधरी जो बरादरान है उनको नायब वज़ीर आज़म हमने नहीं दिया था। जिनको था उनको आपको पता है 2008 की हुकूमत में मुफाहमत के नाम से एडजस्ट कर दिया गया। तो शहीद मोहतरमा भुट्टो साहिबा
के जो कत्ल हुआ, जो उसको शहीद किया गया, फिर मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करता हूँ, वो चीज आपके सामने है। हाँ। आज़म नज़ीर साहब एक अच्छा वकील है, एक अच्छा लॉयल पार्टी का है, पार्टी ने बेहतर समझा। अभी भी पार्टी खड़ी है, तारड़ा साहब के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये पॉसिबल नहीं था। मैं खिलदार साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शमीम नकवी साहब, हम जो शिराजा बिखरते हुए देख रहे हैं, बल्कि बिखर ही गया है, जो नजर आ रहा है आज में भी, इससे पहले भी आपके पास तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है कि पीडीएम ऑलमोस्ट अब इस मरहले में नहीं रही कि वो आपस में बैठ के अपने मसलों को हल कर सकें। अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि पीएमएल नून के लोग जो हैं वो पानी पिए और लंबी लंबी सांसें लें, तो इसका मतलब तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी है। अब इमरान खान साहब के पास एक बेहतरीन ह्यूज किस्म का एक एनवायरनमेंट आ गया है 2.5 साल के बाद कि अपोजिशन तो साइड पर है, अब हम डिलीवर करते हैं, अब हम काम करते हैं, अब लोगों से जो वादे किए हैं वो पूरे करते हैं। क्या कहेंगे आप? वादे पूरे होने की तरफ जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन प्लान इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं अपोजिशन के तितर बितर होने के बाद? पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से जी कोशिश है कि वो अपने वादों को पूरा करे, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी के तहत माहौलियात में इम्प्रूवमेंट है, चाहे पाकिस्तान को टूरिज़म की डेस्टिनेशन नंबर 1 बनाए, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऐसा पैकेज दे कि पाकिस्तान की तारीख़ में उससे पहले कोई पैकेज ना आया हो और उसके ज़रिए नौकरियां भी बेतहाशा हों और इन्वेस्टमेंट भी आए, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, ये सारी चीज़ें, चाहे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकालने की बात हो। हमारे सामने इस वक्त एक मिशन सबसे ज़्यादा अहम है, वो ये है अफरात ज़र को कंट्रोल करना। हमने अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ दुरुस्त की और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ की पहली बात है कि 166 पे जो रुपया था वो आज की तारीख़ में 156 पे आ गया। और हम बदस्तूर ऐसी माशी पॉलिसीज़ लेके चलना चाहते हैं जिसके तहत हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में ना जाएं। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो इस मुल्क में बजट को बैलेंस करना है, इससे कि हमारा बजट खसारे का बजट, हमारे बजट में हम 8 ट्रिलियन रुपीस खर्च करते हैं और हमारी कुल आमदन 5 ट्रिलियन टैक्स के ज़रिए और 1 ट्रिलियन के लगभग अदर इनकम होती है स्टेट बैंक की और दूसरे। नकवी साहब, इतनी ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं, इससे आम आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई में कुचला हुआ है आम आदमी, बुरी तरह कुचला हुआ है। देखिए, मैं फैसल भाई आपकी इस बात को तो डिनाई नहीं कर रहा था जी कि आप जो ये कह रहे हैं जी वो गलत कह रहे हैं। अगर मैं आपको गलत कह रहा होता तो मेरी आपकी डिबेट होती नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो कोशिशें अभी तक चल रही हैं, वो ये कहना कि कोई कोशिश नहीं और अब मौका मिला है, नहीं, हमारी कोशिशें रोज़े अव्वल से और रोज़े अव्वल से इस 2.5 साल में जो कुछ हासिल किया वो मैंने आपको गिनाया है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक देखिए, हमें आवाम को समझाने की भी ज़रूरत होती है, शऊर देने की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल LNG का माहिदा, LNG जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ली, उन्होंने कहा हमने सबसे सस्ती ली है, इससे ज़्यादा सस्ती हो नहीं सकती, लेकिन हम वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। हमने उससे 30% सस्ती भी ली और डिस्क्लोज़ भी की। अब नामे की बात करते हैं तो बिजली के निर्खनामे में जो सोलर पावर जो 16 सेंट पे लिया था वो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 4.5 सेंट में, तो वो भी हमने बेहतर कर रहे हैं। लेकिन हम उसका क्या करें जो माहदे कर चुकी थी PMLN, हम उसका क्या करें कि पावर प्लांट तो लग गया लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम मौजूद नहीं था, ट्रांसमिशन सिस्टम की प्लानिंग भी नहीं हुई थी और आपको वो बिजली के पैसे कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है जो बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो चैलेंजेस हैं जिससे गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है और इन चैलेंजेस को मीट करना है। 2.5 साल तक हमने सारा एक्सपोज किया है कि माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। बिल्कुल ठीक। अब अगले 2.5 साल हमें अगले 2.5 साल के अंदर आपकी प्रायोरिटी, मेरा सवाल ये था, अगले 2.5 साल के अंदर इमरान खान साहब
अब चूंकि करंटीना है, वो बाहर जब तशरीफ लाएंगे तो अब 2.5 साल के बाद अपोजिशन तो उनके अंदर तो वो दम नहीं रहा। हुकूमत जो डिलीवर करेगी वो कौन सी चीजें हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? सेठ को रिलीफ मिल गया, सनतकार को रिलीफ मिल गया, बिल्डर को रिलीफ, फिकर को रिलीफ मिल गया। आम आदमी निचले तबके का जो आदमी है उसको जो रिलीफ मिलने का वादा था वो मिलना शुरू कब होगा? आपने कहा कि मैं महंगाई वाली बात से आपसे एतराज नहीं करता, ठीक मानता हूं, लेकिन हम चाहेंगे कि वो मरहला भी शुरू हो। मैं आपको एक चीज बात आप बिल्कुल, महंगाई को डील करने के 2 तरीके हैं। एक, अफरात ज़र कम की जाए, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि लोगों की जेब में इतना पैसा आ जाए कि उनका जो तर्ज ज़िंदगी है वो मुतासिर ना हो। इससे कि फैज़ल भाई आपको भी पता होगा, मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं जो है 4 आने की कोको कोला पीता था 1971 में, मैट्रिक में जब था। अच्छा, आज 51 साल के बाद मुझे कितने की कोको कोला मिलती है वो आपको पता है। जिस शख्स को, ड्राइवर को, जिसको तनख्वाह 300 रुपये मिलती थी, उसको आज 30,000 रुपये तनख्वाह। तो अफरात ज़र एक हिस्सा है, लेकिन अगर आपके पास, आप ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, आप ड्राइवर फिर भी अफोर्ड कर लें तो आपको कोई शिकायत नहीं होती। तो कोशिश यही होती है कि पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो जाए, लोगों का लाइफस्टाइल पे फ़र्क ना आए, जो गरीब आदमी है वो गुर्बत में धंसता ना चला जाए। तो उसको गुर्बत के से धंसने से बचाने के लिए हमने एक सोशल नेट शुरू किया है। ठीक है। और जो एहसास का प्रोग्राम है जी, जो आपका हेल्थ कवर का प्रोग्राम है, आप ये सोचिए एक गरीब आदमी जिसके आज केपी में और पंजाब में 10 लाख रुपए केपी में और 7.5 लाख रुपए पंजाब में, उसको अपना इलाज, अपने रिश्तेदारों का इलाज कराने की दस्तरस हो गई और उसको किसी के सामने हाथ फैलाना, सुभान अल्लाह, तो आप फाइनेंस उसमें किस तरह कन्वर्ट करें? हाँ, ये वजीर, ठीक है ना। इसी तरीके से इस मुल्क वजीर आजम जो है वो सिर्फ वजीर आजम ने कहा कोई भूखा नहीं सिंध के अंदर वो जो भी बात करते हैं वो एग्जीक्यूट सिंध में होता ही नहीं है। नहीं, देखिए, पहली चीज इसीलिए मैं समझता हूँ आप जैसे माशाल्लाह समझदार एंकर, और मैं तो आपसे बहुत दफ़ा विद ऑड्स विद ईच अदर, तो मुझे आपकी जहानत और आपके इल्म के लिहाज से ये कमेंट अगर आप सोचें, नहीं, मैं अपनी जहानत और अपनी काबिलियत की बुनियाद पे अपने आप को समझा नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ प्रोग्राम बैठ के नकवी साहब आम पाकिस्तानी को समझाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं वो पंजाब में डिलीवर हो रहा है, केपी में हो रहा है। आम आदमी कहेगा मैं क्यों नहीं, मैंने सबसे ज्यादा सीट्स दी, मैंने सबसे ज्यादा कराची वालों ने वोट दिया, मुझे कब मिलेगा इमरान खान, मुझे कब इमरान खान यहाँ देखने को मिलेगा, मुझे कब सहूलत मिलेगी? जी सर, जी सर, मैं आपसे ये पूछता हूँ, सेहत जो है वो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है या वफाक की है? तालीम वफाक की जिम्मेदारी है या सूबे की है? अब आप ये कह दें अगर आप मरकज में आ जाएं तो हर चीज की जिम्मेदारी, हर शोबे की जिम्मेदारी वफाक की है, तो फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रोविंसेस से मतलब क्या है? ठीक है, हमें तो 18वीं तरमीम ने कैद रखा हुआ है इमरान खान साहब को, कुछ नहीं कर सकते। डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद कुछ हो नहीं पा रहा। नहीं जी, नहीं, ये आपका हम तो कह रहे हैं जो 18वीं तरमीम में इख्तियार लिया था सूबाई हुकूमत ने, उसको फर्दर डिवॉल्व करो लोकल बॉडीज के लेवल पे, कि ये सफाई का मसला, ये नालों की सफाई का, ये कचरा उठाना, ये स्कूलों के अंदर टीचर्स की भर्ती, सूबाई हुकूमत ये बेसिक हेल्थ नेट को सही चलाना, ये बल्दियाती निजाम को। बिल्कुल सही। नकवी साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जो चीजें देख रहे होते हैं, केपी के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं, पंजाब में भी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब पंजाब और केपी के लिए ही वो एफर्ट करते रहेंगे? कराची उन्होंने बहुत सारे वोट दिए, सीट्स दी, कराची में जो प्लान था वो कब आएगा? और खेलदास साहब से भी पूछेंगे, मुस्लिम लीग नून जो है ये लड़ाई लड़ती रहेगी या कभी अवाम की भी बात करेगी? मरियम साहिबा के मुंह से कभी हम ये भी सुनेंगे कि अब जो काम होगा वो अवाम के लिए होगा, इस सीटों की लड़ाई, ये लड़ाई और वोट को इज्जत दो वाले मामला से निकल के आम आदमी की भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुफ्तगू की है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं, उससे पीडीएम को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। और बार बार हम जो पीडीएम की और अपोजिशन के इत्तेहाद की बात करते रहते हैं, किए जाते हैं और वो फिर हम सेनेट के इंतखाबात की बात देखें, चेयरमैन सेनेट, फिर अपोजिशन लीडर को बनाने वाला मामला, पीडीएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इख्तलाफात की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इस सारी डिबेट के अंदर आम आदमी का जो मसला है वो कहीं धुंधला जाता है। महंगाई वाले मामले में हुकूमत को नॉक नहीं किया जा रहा अपोजिशन की तरफ से। हुकूमत जो है वो 2.5 साल के परफॉर्मेंस में वो चीज़ें गिनवाती है जो कि जाहिर है उन्होंने की हैं, लेकिन उससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो बेसिकली जो गैप है सारी सियासी जमातों का, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है। खैर बहरहाल मेरे साथ सस्सी पलीजू साहिबा मौजूद हैं, सेनेटर सस्सी पलीजू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा बात करते हैं। खेलदास साहब, ये जो एक बड़ा गैप है सियासी जमातों का और आम आदमी का, सेनेट के इंतखाबात, ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट, अपोजिशन लीडर ये नहीं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, मार्च निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आम आदमी का मसला कहीं चला गया है। सैलरीज लोगों की कम हो गई हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। हुकूमत की भी आपने गुफ्तगू बहुत तफसील से सुनी, फिरदौस शमी नकवी साहब ने अपने 2.5 साल के सारी परफॉर्मेंस बताई, लेकिन आम आदमी का केस कौन लड़ेगा, हुकूमत के खिलाफ कौन जाएगा? मुस्लिम लीग नून तो वोट को इज्जत दो वाले नारे के पीछे लगी हुई है 2.5 साल से बड़े भरपूर अंदाज में। आम आदमी की आवाज कब उठाएगी मुस्लिम लीग नून? फैसल भाई देखें, जितना टाइम आपने हुकूमत को दिया है, अगर मुझे भी उतना टाइम दें। आपने पहले भी सवाल किया था और मुख्तसरन मेरे फिर सवाल के बाद आप हुकूमत की तरफ चले गए, तो मुझे जितना शुरू हो जाए खेलदास साहब, देखते हैं आपके पास क्या क्या है कहने के लिए। टाइम शुरू, आइए। मैं ये कह रहा हूँ, देखें जो अवाम का मसला है, जो आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं करती, बिजली की बात नहीं करती, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के जो भी इश्यूज हैं, अवाम के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रही है। और मैं आपको ये बताऊं, अगरचे ये हुकूमत मुसल्लत 2018 की ना की जाए, जो नवाज शरीफ साहब के बयान है, वोट को इज्जत नहीं दी गई, वोट को अवाम के फैसले को नहीं माना गया, ये मसाइल आज उसी वजह से है। पाकिस्तान की जो कौम आप और हम सब भुगत रहे हैं, जो चीनी आज 120 रुपए तक हो गई है, बिजली जो 11,500 मेगावाट सिस्टम में नवाज शरीफ साहब लाए थे, वो आज बिजली ये महंगी दे रहे हैं। ये जो पेट्रोल में जो इन्होंने तबाही की, जो डाके डाले, दवाओं में जो डाके डाले, वो कल जैसे नदीम बाबर को एनआरओ दिया गया, उससे पहले वजीर जो हेल्थ के थे उनको एनआरओ देकर फिर असद उमर को एनआरओ दिया। सारे जो जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने गलत फैसले किए, जिस वजह से आज कौम भुगत रही है, तो ये उसका वजह यही है। ये बयानिया वोट को जो इज्जत दो है, उसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। यही हमारी जंग है। अगर हम चाहते तो आज भी हम पंजाब हुकूमत भी ले सकते हैं, वफाक में भी हम आ जाएंगे। बात इख्तियार की नहीं है, बात इख्तियार की है। जो लीडर, जो वजीर आजम, जो कुर्सी जिसमें इख्तियार ना हो अवाम के फैसले करने के, तो ऐसे इख्तियार हमें नहीं चाहिए। ये नवाज शरीफ का वाज़ेह बयानिया है। अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी आज बैठी हुई है, जिस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उस कुर्सी में कोई ताकत नहीं है, उस स्पीकर के पास कोई ताकत नहीं है, तो इसे इख्तियार का क्या फायदा? चलिए खेलदास साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आपने दूसरी बार दोहराया, एक ही बात को दूसरी बार दोहराया, और मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली कि आप इख्तियार में नहीं आना चाहते, आप इख्तियार में नहीं, मुस्लिम लीग नून वफाक में और सूबे में इख्तियार में नहीं आना चाहती। शब्बर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर माइश, पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के माशी मसाइल को समझते हैं, FBR के चेयरमैन रह चुके हैं। शब्बर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लोग कह रहे हैं आप डर गए थे, FBR से आपने रिजाइन कर दिया, खामोशी से गुम हो गए, पाकिस्तान के मसाइल इतने खतरनाक हैं, वो ठीक नहीं हो सकते, FBR ठीक नहीं हो सकती, इन मसाइल को ठीक नहीं। आप जैसा आदमी जो कि भरपूर मईशत को जानता है, जो सेठ के मसले को जानता है, जो इकोनॉमी को जानता है, जिसने कहा कि 5,000 रुपए का नोट, आपके पास मसाइल और उसका हल था, आप डर गए थे कि आप वहां से वापस आ गए? देखिए, मैंने शायद आपके इस प्रोग्राम में पहले भी इसका जवाब दिया है कि मैं डरा नहीं था, बल्कि मेरे सामने दो बड़े रुकावटें आ गई थी। एक ताजिर और ट्रेडर्स, और दूसरे जो FBR का हमला था। दोनों में ट्रेडर्स के साथ गवर्नमेंट वो उस तरह से टेक ऑन करने को तैयार नहीं थी जो मेरी ख्वाहिश थी। दूसरी बात, पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस बनाना चाहता था,
जिस पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस की बढ़ाने की मुखालफत पूरी ब्यूरोक्रेसी ने की, और कुछ हद तक वो लोग जो आज पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं उन्होंने भी की। तो जब मैंने ये देखा कि मैं दो बड़े जो मेरे आदाफ हैं, जब मैं उनको नहीं कर पा रहा तो मैंने छोड़ दिया। मगर मैं कुछ चीज़ें ऐसी करके आया हूँ कि गवर्नमेंट की भी ताकत पाकिस्तान में उसको रिवर्स नहीं कर सकेगी। जैसे मैंने एक आइडेंटिटी कार्ड की शर्त लगाई थी, वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रही, मगर अब पाकिस्तान में किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसको वापस कर सके। जैसे यूरो रेटिंग खत्म की थी, तो ये मैं करके आया हूँ। तो आप आगे सवाल करते हैं, ये तो हो गया जो हो गया जो। शबर भाई अब हम हमारी सिमत क्या है, आपने जो काम किया, अब हमारी हुकूमत की सिमत क्या है। हमने 2.5 साल इमरान खान साहब के देख लिया, आपने नकवी साहब की शायद गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वो सारे कारनामे, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए इमरान खान साहब ने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के हवाले से नजर आए। अपोजिशन को भी मैं चाहता हूँ आप थोड़ा पॉलिटिकल भी लोगों को डिस्कस कीजिएगा कि अपोजिशन का रोल बेसिकली रहा क्या है, उन्होंने क्या किया। आम आदमी महंगाई में पिसा हुआ है, मिडिल क्लास आदमी का बुरा हाल है, महंगाई अरूज पर जा रही है, मैकेनिज्म नजर नहीं आता, गवर्नेंस मैनेजमेंट नजर नहीं आती, मुर्गी 500 550 रुपए किलो पर चली गई। ये हमारी डायरेक्शन क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं शब्बर भाई? देखिए बात ये फैसल, अगर आप मुझसे पूछे ना कि आप क्यों छोड़ के आ गए, तो उसकी वजह यही थी कि मुझे वो तब्दीली या वो हल नजर नहीं आ रहा है जो कि हमें हमारे वो मसाइल का हल हासिल दे सके जो कि हमें करने हैं। अच्छा, अगर अब उसमें हमारे, जैसा मैंने कहा ना, हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक पीपल्स पार्टी है, एक मुस्लिम लीग है और एक पीटीआई है। अगर आज मुझे आप पूछें कि आप इन तीनों में किसको ऑप्शन देंगे, तो मैं अभी फिर पीपल्स पार्टी पीटीआई को ही दूंगा। पीपल्स पार्टी की वजह से ये जो बेकार की बात है ना, वोट को इज्जत दो। अगर जो पता नहीं कौन सा आपसे, नहीं आपने कहा पीपल्स पार्टी को दूंगा या पीटीआई को दूंगा अहमियत? पीटीआई को, ठीक है। आपसे पहले कौन सा बात कर रहे थे, कौन सा बात कर रहे थे अभी आप? मुझसे पहले तो खेलदास साहब बात कर रहे थे, उनसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शबीर नकवी साहब। मेरे से पहले जो बात कर रहे थे, मेरे से जस्ट बिफोर मी, वो खेलदास साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, एमएनए। क्या नाम है? खेलदास कोहिस्तानी। अच्छा, जो भी थे। अच्छा, मैं उनको शायद नहीं जानता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बता दे कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे, जो मुझे समझ आनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहे थे कि आज पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है और कुछ इदारे हैं जो मुल्क चला रहे हैं। यही मतलब है, हम क्यों गोल गोल बात क्यों करते हैं? सीधी बात, यही बात कह रहे हैं, 2 बार कही उन्होंने ये बात। वोट को इज्जत जो मरीम नवाज साहिबा कहती है, मतलब पहले बता दे, मैं कमजोर अकल का आदमी हूँ, कि भाई वोट को का मतलब क्या है। इसको आसान बयान करें ना कि यार ये कह रहे हैं कि वोट जो है उसकी इज्जत नहीं है, और ये कुछ इदारे हैं जो पाकिस्तान में वोटों को खरीद फरोख्त करते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। यही कंक्लूजन है ना, मतलब यही है ना, मियाँ साहब यही कह रहे हैं ना। तो मेरा ये सवाल मियाँ साहब से है कि मियाँ साहब 1985 वज़ीर आला पंजाब, और किसी न किसी शक्ल में 1985 से लेकर आज तक ये पाकिस्तान में पंजाब में रहे हैं। तो पंजाब में वोट को इज्जत 40-45 साल तो हमने दे दी। उसमें पंजाब का थाना ठीक हो गया, हॉस्पिटल ठीक हो गया, अब कौन सी इज्जत चाहिए वोट को? और जो 50 साल में मियाँ साहब ने वोट की इज्जत दी, उस वोट की इज्जत ने क्या, अब वो नई इज्जत जो आएगी वो क्या आएगी? मैं ज्वाइन कर लूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड, जो मैंने कभी कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की, अगर मियाँ साहब मुझे ये गारंटी हो कि मियाँ साहब जब पावर में आ जाएंगे तो वो वही सौदेबाजी नहीं करेंगे जो पहले उन्होंने की थी। तो इसका यकीन मुझे कभी नहीं आ सकता ना सर। जी। मगर ये सियासी बातें हैं। कमिंग बैक टू द मेन थिंग, पाकिस्तान का मसला जो है, मैंने एक दिन शायद आपके इंटरव्यू में किसी और इंटरव्यू में कहा था जी, और ये बात बहुत तल्ख है कि ये मुल्क अशराफिया ने बनाया था, अशराफिया के लिए बनाया था, अशराफिया के लिए चल रहा है, और अशराफिया के लिए ही चलता रहेगा। अगर मेरे और आपके पास 4 पैसे आ जाएंगे तो हम भी अशराफिया में हो जाएंगे, और फिर ये चलता रहेगा। इस मुल्क की बुनियाद के अंदर इकोनॉमिक इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिस्टम चेंज होने वाली आपको चीज नजर नहीं आ रही? इमरान खान साहब जो हैं वो जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो शिफ्ट नहीं है। रुक जाओ यार, एक मिनट, सिस्टम की बात नहीं कर रहा जी। मैं कह रहा हूँ कि जो दुनिया की तमाम तहरीकें होती हैं, दुनिया की तमाम चीजें होती हैं, वो चलती हैं माशी उसूलों की बुनियाद पर। दुनिया, अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो, उनको जो चीज अभी स्ट्रेस पड़ेगी, वो ये समझते हैं, राइटली समझते हैं कि समाजी इंसाफ माशी इंसाफ का भी रास्ता निकाल देता है।
ऐसा नहीं है। समाजी इंसाफ अलग चीज है, माशी इंसाफ अलग चीज है। आज पाकिस्तान में वो इंसाफ से तंग नहीं, फिर माशी इंसाफ से तंग है, और उनको ये नजर आ रहा है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। जब आप मुल्क की बात कर रहे हैं ना, आपने की है जी, तो सर मैं पाकिस्तान में हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ये पता ही नहीं है कि मुर्गी का रेट क्या है। वो तो मुर्गी खा लेती है, वो खा लेते हैं 500 की हो, 600 की हो, 700 की हो, ठीक है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो मसला है, जिन लोगों का मसला है, वो लोगों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उन चीजों, उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, चाहे वो पिंडी में रहते हो या वो इस्लामाबाद में रहते हो, बहुत बड़ी या बात वो में रहते हो, या वो जाती उमरा में रहते हो, या वो लड़काना में रहते हो, या बिलावल हाउस में रहते हो, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक नहीं है तो फिर आम आदमी का ताल्लुक कैसे बनाए हुक्मरानों से? उसका कोई हल आपके पास? जी, जो लोग वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, वो 2-2 लाख की तो सैंडलें पहनते हैं, वो कौन सी वोट इज्जत देंगे? जो बिलावल साहब 8-8 गाड़ियों में चलते हैं लेक्सस में, उन्हें क्या पता कि उस बेचारे आदमी को जो मट्टी के साथ खड़ा है, उन्हें क्या पता क्यों वो लोगों का दिल दुखाते हैं ये चीजों को करके। तो मतलब आपने डिजाइनर को अगर आपने देखना है तो दोनों को देख लें तो आपको नजर आएगा डिजाइनर के। इमरान खान साहब भी ऐसी गाड़ियों में घूमते थे सर? नहीं, मैं तो नहीं, मगर मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ऐसी गाड़ी में घूम रहे, वो अगर वो करते तो वो भी गलत है। मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है यार। जी, वो भी गलत, जो भी करे वो गलत है ना। जी जी, जो भी क्या करे वो गलत है। इमरान खान कोई इतनी फरिश्ता नहीं। मैं अच्छा, अब आम लोगों से सारा सेटअप जो है वो आप कह रहे लगे। मैं लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब है, वो शब्बर भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका ओपिनियन पीडीएम वाले मामले में और मईशत और इमरान खान साहब आगे कैसे बढ़ेंगे 2.5 साल में सिनेरियो क्या हुआ? मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन मैं लतीफ खोसा साहब से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, हम कहां पहुंचे? 5 साल का 2.5 साल का अरसा हो गया, पीडीएम का शिराजा आपके सामने है। बिलावल साहब ने बहुत खुल के कहा, मुस्लिम लीग नून वालों पानी पियो, ठंडी ठंडी सांसें लो। ये जुमला जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का साइट पर आ गया। इमरान खान साहब करंटीना है, बाहर आएंगे, वो क्या करेंगे? आम आदमी को सारे सीन से मिल क्या रहा है? खोसा साहब गवर्नर रहे हैं, आप बहुत बड़े कानूनदान हैं, क्या मिल रहा है आम आदमी को? एज अ पाकिस्तानी बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से भी बता सकते हैं, लेकिन आम क्या मिला पाकिस्तानियों को? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? देखें, पाकिस्तान को एक नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वाले ने तबाही के बहाने पे लाके खड़ा कर दिया। झूठे वादे कर करके 1 करोड़ नौकरी के जो है बहाना करके करोड़ों बेरोजगार कर दिए। 50 लाख घर का वादा करके 50 लाख घर गिरा दिए, मुनहदम कर दिए, घर कर दिया, उनके सरों से जो है वो छीन लिए छत की। और महंगाई का वो आलम है कि अल-अमान लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं, और हर रोज पेट्रोल की कीमत हो गई, गैस की कीमत हो गई, अशियाए खुर्दनी की कीमत हो गई, हर चीज की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। जी हाँ, तो ये तो देखें, हुकूमत से बुनियादी पीडीएम को छोड़ दें, बात ये है कि ये डिलीवर करना होता है हुकूमत ने, ये ऑपोजिशन ने डिलीवर नहीं करना होता। ऑपोजिशन उसकी निशानदेही जरूर करती है और कर रही है, और हमारा एजेंडा जो है पीडीएम का एक ही है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने बहुत तबाही फेर दी इस मुल्क की, और अगर ये मजीद रहेंगे तो पाकिस्तान गवर्नरेबल हो जाएगा, और लोग जो है इस इंतशार का शिकार और अफरा तफरी का शिकार होंगे। एक तो आस और उम्मीद जो है वो इनकी तबाह कर दी है। अच्छा खोसा साहब, फिर खोसा साहब अब क्या हल क्या है हमारे पास, क्या है? अब आपने सारी चीजें बता दी, पीटीआई कहती है हमने ये सारे काम कर दिए हैं। अभी शब्बर भाई ने तो पिक्चर ही सारी पाकिस्तानियों की अलग डिफरेंट रख दी है। आप पीडीएम के पास, पीपल्स पार्टी के पास क्या? इमरान खान साहब को खुदाफिज कैसे करेंगे? सिस्टम ठीक कैसे होगा? देखें, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस तो बहुत हैं। एक तो मुस्ताफी हो जाए और इस मुल्क पर जो है कौम पर रहम करें। दूसरी सूरत ये है कि डिसॉल्व करें और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बात करें। तीसरा जो हम कर रहे हैं, जाहिर है कि अब हमारा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मोहतरम हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत ज्यादा जल्दी में है वो, और वो कहते हैं कि इस्तीफों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुंसलिक कर दिया उन्होंने लॉन्ग मार्च को भी, उन्होंने इससे इस
जोड़ दिया, जो हमारी राय में ये हल नहीं है। इस्तीफों को हम यकीनन हमने ले लिए हैं पार्टी के तमाम MNAs MPA पार्लियामेंटेरियन से, लेकिन हम क्या समझते हैं कि ये आखिरी एटम बॉम्ब के तौर पर हमने इसको महफूज रखना है और इसको इस तरह से जाहिर नहीं होने देना। हमने मैदान खुला नहीं छोड़ना। हमारे पास 1985 का जो है गैर जमाती वो इलेक्शन बाइकआउट जो हमने किया था, आखिरी एटम बम के, तो मेरे पास बस चंद मिनट बाकी रह गए। मैं चाहता हूं कि नकवी साहब आप जरा सा इससे कंक्लूड कर दीजिए, उसके बाद मैं शब्बर भाई से भी कंक्लूजन ले लूंगा कि क्या होना चाहिए। इमरान खान साहब के पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है कि पाकिस्तान को ट्रैक पर डाल के, जो खोसा साहब कह रहे हैं, उस साइड पर रिलीफ देना शुरू करें पाकिस्तानियों को? जी देखिए, इमरान खान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, करप्शन का खात्मा करें और जो हमने वादे कौम से किए हैं उस पर डिलीवर करें और इंशाल्लाह हम करेंगे। जहाँ तक लतीफ़ खोसा साहब की बात है, अगर ये सच्चे इंसान हैं और दयानतदार हैं तो ज़रा 13 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को सिंध की एवेल्युएट कर दें फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के साथ। अगर ये कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस 13 साल में इस 2.5 साल से बेहतर है तो उसकी मिसाल दें। ये इनकी सच बोलने का सबसे बड़ा सबूत होगा। ये चैलेंज कर दिया आपने, लेकिन मैं शब्बर भाई का पॉइंट, शब्बर भाई इस मुल्क के अंदर किया, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट आया, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। शब्बर भाई, इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? 3-4 पॉइंट्स अगर आप तजवीज कर सकें। देखिए, इमरान खान साहब ने मेरे हिसाब से अभी तक कोई बड़ी माशी गलती नहीं की है। अच्छा, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ। और वो उनका जो सिस्टम है वो ट्रैक पे चल रहा है। ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, उसके रीजंस वो नहीं हैं जो ये समझ रहे हैं जी। और इसको भी कंट्रोल किया जाएगा। अब इमरान खान के पास ऑप्शन की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इसकी बात है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये दो लोग जो की बात कर रहे हैं ये इख्तियारी जरूरत रखते हैं इस बात को कहने की कि वो पावर में आ सकते हैं। अब इमरान खान या कोई चौथा आएगा, ये दो अब मेरे हिसाब से राइट ऑफ केसेस हैं। अब चौथा कोई हो सकता है, कोई चौथी पार्टी आ जाए, मगर इमरान, अब मैं तो बिल्कुल सिर्फ साफ बात करता हूँ फैसल भाई कि ये 2 साल तक इमरान खान ने रहना है। मेरे लिए तो अब सवाल ये है कि अगला 2023 का इलेक्शन इमरान खान किस ग्राउंड पे आगे लड़ेंगे और हमें 2 सालों में क्या करना है। ये जो लोग बातें करते हैं कि 2 साल में चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये रोज शाम को बैठ के गवर्नमेंट गिरा रहे हो। सबसे ज्यादा नुकसान तो ये पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को कि पहले आप पाकिस्तान में हर वक्त सियासी गहमा-गहमी रख के किसी भी गवर्नमेंट को आप काम करने का मौका नहीं देते। आप इसको भूल जाएं कि अगले 2 साल कोई और आएगा, ये गवर्नमेंट 2 साल चलेगी और 23 में आके एक मैच होगा और उस मैच में मेरी फीलिंग है, मेरी जाती फीलिंग है, भी आई एम रॉन्ग, वो जो खिलाड़ी होगा वो चौथा होगा। ये 2 प्लेयर अब इस फील्ड से बाहर बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरह अंदाजा हो गया इस बात का। ये और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमें नया इमरानी निज़ाम लाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में नए 14 सूबे बनेंगे, NFC चेंज होगा और पाकिस्तान में टैक्सेशन के बुनियादी रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। छोटी मोटी ये पैवंदकारी से पाकिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़हरी साहब, बहुत शुक्रिया खोसा साहब, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया खेलदास साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी तजवीज़ शब्बर ज़हरी साहब ने दी है कि मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ऐसे ठीक नहीं होगा। महंगाई का किसी पार्टी लीडर रहनुमाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी पिस रहा है, किसी के पास कोई हल नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं इमरान खान साहब बाकी जो 2.5 साल हैं उसके अंदर किस तरह क्या पॉलिसी के तहत महंगाई पे कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।